हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। आप सॉल्व करते हैं डीपीपी। देखो यहाँ पर नेक्स्ट डीपीपी आपके परमिबिलिटी ऑफ सॉइल की है, मिट्टी की पारगम्यता। ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। आई होप आपने काफ़ी बढ़िया तरीके से पूरे लेक्चर को रिवाइज कर लिया होगा। और अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लो दैट विल टेक प्लेस थ्रू द टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सॉइल अंडर यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज नोन एज। ठीक है, सबसे पहले परमिबिलिटी को स्टार्ट करते वक्त ही मैंने आप लोगों को ये चीज बताई थी कि डार्सीज लॉ जो हमने पढ़ा था, अगर रिवाइज करोगे वापस लेक्चर नोट्स को, तो डार्सीज लॉ के अंदर ही सबसे पहली स्लाइड के अंदर ही मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी आप लोगों को, किसकी? कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी या परमिबिलिटी की। तो वहां पर क्या था, कुछ चीजों को आपको ध्यान रखना था, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेमिनार फ्लो कंडीशंस होनी चाहिए। ठीक है, पहली चीज ये आपको ध्यान रखनी थी। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी थी कि लेमिनार फ्लो कंडीशंस के साथ साथ आपके पास यूनिट एरिया की हम बात कर रहे होते हैं, यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की बात कर रहे होते हैं, तब जो यूनिट फ्लो आपके पास होता है उसको हम बोलते हैं परमिबिलिटी या कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी। ठीक है, तो स्टोक्स लॉ बिल्कुल नहीं, स्टोक्स लॉ की बात सेटलिंग वगैरह में करोगे, आप एनवायरमेंट के अंदर पढ़ोगे इसको। ठीक है, और स्टोक्स लॉ की चीजें जब पार्टिकल सेटलिंग की हम बात करते हैं वहां पर हम ज्यादातर इसको यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट इसको आप इनिशियली पढ़ चुके हो। कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी, तो करेक्ट आंसर आपके पास हो जाएगा सी, डार्सीज कोफिशिएंट। डार्सीज कोफिशिएंट की बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो आंसर विल बी सी। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन के ऊपर डीपीपी के। सॉइल एट द साइट कंसिस्ट ऑफ टू लेयर्स। ठीक है, कोई सॉइल है किसी साइट पे, वहां पर उसमें दो लेयर्स में सॉइल है आपके पास, क्लियर है। द टॉप लेयर हैज परमिबिलिटी के, टॉप लेयर की परमिबिलिटी है के यूनिट्स, एंड बॉटम लेयर हैज परमिबिलिटी ऑफ 5 के यूनिट्स। ठीक है, मैंने बताया था इस तरह के क्वेश्चन आपके पास पूछे जा सकते हैं। इफ द थिकनेस ऑफ बोथ द लेयर्स इज इक्वल, अगर थिकनेस दोनों लेयर की बराबर है तो क्या होगा? एवरेज परमिबिलिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन। एवरेज परमिबिलिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन, ये आपको याद होगा जब हमने पढ़ा था स्ट्रेटिफाइड डिपॉजिट्स की परमिबिलिटी जब निकाली थी, जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल परमिबिलिटी की जब हम बातचीत कर रहे थे, तो वहां पर मैंने बताया था ये चीजें आपको कि परमिबिलिटी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डायरेक्शन में कैसे निकालते हो। ठीक है, तो यहां पर देखो किस तरह सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। दो लेयर्स हैं आपके पास, एक लेयर मैंने ये मान लिया, दिस इज फर्स्ट लेयर ऑफ द सॉइल, दिस इज सेकंड लेयर ऑफ द सॉइल। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप क्लियर करो चीजों को। पहली लेयर है, इसका परमिबिलिटी के यूनिट्स है, इसकी परमिबिलिटी है के यूनिट्स। सेकंड लेयर है, इसकी परमिबिलिटी है 5 के यूनिट्स, दिस इज 5 के यूनिट्स। ठीक है, दोनों की थिकनेस जो है, दोनों की थिकनेस सेम है, मतलब इसको भी मैं एच मान लेता हूं, इसको भी मैं एच मान लेता हूं, दोनों की थिकनेस को बराबर मान लेता हूं। एवरेज परमिबिलिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन आपसे पूछा गया है, तो एवरेज परमिबिलिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन अगर मैं बातचीत करूंगा तो देखो क्या होगा आपके पास, दिस विल बी नथिंग बट योर H1 प्लस H2 डिवाइडेड बाई, फॉर्मूला हमने डिराइव किया था H1 डिवाइडेड बाई K1 प्लस H2 डिवाइडेड बाई K2। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने डिराइव किया था। अब H1 और H2 दोनों बराबर है यहाँ पर, तो H प्लस एच लिख देता हूँ इसको, तो ये हो जाएगा आपके पास 2H। यहाँ पर आ जाओगे तो दिस विल बी H बाई K, और ये आपके पास हो जाएगा H बाय 5K, H बाय 5K। तो यहाँ पर देखो कैसे करोगे, 5K को आप क्या करो, 5K को आप क्या करो, यहाँ से एलसीएम ले लो 5K को। ठीक है, यहाँ से 5K एलसीएम, एच एच तो आप कैंसिल आउट कर ही सकते हो, एच को आप कैंसिल आउट कर सकते हो, और यहाँ इसको ले लोगे क्या, इसको ले लोगे 5K, तो ये आपके पास हो जाएगा 5 प्लस 1 दैट इज 6। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा देखो, 2 × 5K डिवाइडेड बाई 6, मतलब 5/3K यूनिट्स, ये आपके पास आ जाएगा एवरेज वैल्यू। 5/3K यूनिट, देखो ऑप्शन मैच कर रहा है कैसा कोई? बी करेक्ट ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपके पास मैच कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, आंसर विल बी बी, बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है। इस तरह से स्ट्रेटिफाइड सॉइल्स के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है, काफी बार पूछता है, गेट के अंदर भी इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं स्ट्रेटिफाइड सॉइल डिपॉजिट के। वहां पर रेशियोज वगैरह भी पूछे चले जाते हैं कि आपके पास हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल में रेशियोज वगैरह आप देखते हो, वो भी आप यहाँ से क्लियर आउट कर सकते हो। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। A flow net per meter length gives NF is equal to 3 and ND equal to 3। तो मतलब आपको गिवन है कि नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स आपको गिवन है 3 और नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स आपको गिवन है 30। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर क्लियरली अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर, तो देखो ये चीजें हम वहाँ पढ़ेंगे जब फ्लो नेट्स के बारे में हम बातचीत कर रहे होंगे, फ्लो नेट के यूजेस के मैं बातचीत कर रहे होंगे। ठीक है, फॉर अ नेट हेड ऑफ, नेट हेड आपके पास गिवन है 10 मीटर का नेट हेड है, डिस्चार्ज निकालना है अगर कॉफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी भी प्रोवाइडेड है, तो कॉफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी है 10⁻⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहां से देखोगे डिस्चार्ज आप कैलकुलेट कर लोगे तो डिस्चार्ज कितना आएगा, डिस्चार्ज आपके पास आता है, दिस इज बेसिकली KH NF/ND, KH NF/ND। ठीक है, ये डिस्चार्ज आता है फ्लो नेट के केसेस में, हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे इन चीजों को। तो K आपके पास गिवन है 1 × 10⁻⁻⁶ मीटर्स पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय H, H आपको गिवन है 10, नंबर ऑफ फ्लो चैनल 3 गिवन है, और ND आपको गिवन है 30। ठीक है, तो यहां से आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, 10⁻⁻⁶, लेकिन ये 10⁻⁻⁶ क्या है, दिस इज मीटर क्यूब पर सेकेंड,
यूनिट्स देखो आंसर में क्या गिवन है, लीटर्स पर सेकेंड, एलपीएस का मतलब लीटर पर सेकेंड की बातचीत हो रही है, तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ कर दो, तो ये आ जाएगा 10⁻³ लीटर्स पर सेकेंड। इतना डिस्चार्ज आपके को देखने को मिलेगा यहाँ पर। अगर इसको और भी बेसिक जैसा ऑप्शन दिया है वैसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो दैट इज 0.001 एलपीएस। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो आंसर क्या आ जाएगा इसका, आंसर आ जाएगा आपके पास डी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो इतना आपको करना आना चाहिए, इतनी कैलकुलेशंस आप लोगों को आनी चाहिए। बिना कैलकुलेटर भी ये क्वेश्चन हो पा रहा है, इससे प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच आर द फॉलोइंग इज अ फील्ड टेस्ट टू डिटरमाइन हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ द सॉइल। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी का मतलब परमिबिलिटी की बात कर रहे हैं बेसिकली। तो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ सॉइल को निकालने के लिए कौन सा मेथड आपके पास है जो कि एक विच इज अ फील्ड टेस्ट, जो एक फील्ड टेस्ट है। ठीक है, ट्राइएक्सियल टेस्ट, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे कि ट्राइएक्सियल टेस्ट तो शियर स्ट्रेंथ निकालने के काम आती है। कंसोलिडेशन टेस्ट, ये भी हम आगे पढ़ेंगे, कंसोलिडेशन निकालने काम आता है, सेटलमेंट वगैरह निकालने काम आता है। कांस्टेंट हेड परमिबिलिटी टेस्ट, ये हमने देखा है कि ये आपके काम आ रहा है किसको, परमिबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए। और पंपिंग आउट टेस्ट पूछा है आपसे फील्ड, ये जो कांस्टेंट हेड टेस्ट है ये लैब टेस्ट है, दिस इज अ लेबोरेटरी मेथड, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, दिस इज अ फील्ड मेथड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास डी, डी विल बी द राइट आंसर कि पंपिंग आउट टेस्ट विल बी द राइट आंसर। तो ये एक तरह का आपके पास क्या है, एक तरह का आपके पास फील्ड टेस्ट है। पंपिंग इन टेस्ट, पंपिंग आउट टेस्ट, दोनों टेस्ट आपको पता होने चाहिए। पंपिंग आउट टेस्ट के अंदर कन्फाइंड एक्यूफर, अनकन्फाइंड एक्यूफर दोनों की हमने बातचीत करी थी वहां पर। उसके साथ साथ पंपिंग इन टेस्ट की बात करेंगे तो ओपन एंड टेस्ट और पैकर्स टेस्ट, ये दोनों ही टेस्ट के बारे में हमने बातचीत करी थी। एम्पेरिकल फॉर्मूले मैंने आप लोगों को बता दिए थे कि किस किस तरह के एम्पेरिकल फॉर्मूले आपको डायरेक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं। ठीक है, तो यहां तक की बात तो क्लियर है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच आर द फॉलोइंग सॉइल इज लीस्ट परमिएबल, सबसे कम परमिएबिलिटी कौन से सॉइल की होगी। ठीक है, तो यहां पर देखो ग्रेवल्स, सिल्ट, स्टिफ क्ले या सैंड, अगर ये ऑप्शन आपको गिवन है तो हमें आप सबसे सीधी सी बात है कि क्ले की जो आपके पास परमिएबिलिटी होती है, मैंने आपको क्लास के अंदर भी एक स्टेटमेंट लिखवाया था, क्ले जो है वो ऑलमोस्ट इम्परमिएबल होता है आपके पास। ठीक है, तो स्टिफ क्ले जो है इसकी परमिएबिलिटी सबसे कम होगी, ग्रेवल की ऑब्वियसली सबसे ज्यादा होगी, सैंड की उससे कम, सिल्ट की उसके बाद और सबसे लास्ट सबसे कम हो जाएगी स्टिफ क्ले की। ठीक है, तो ये ऑर्डर आपको ध्यान होना चाहिए, एग्जाम में इस तरह के ऑर्डर आपसे पूछ सकते हैं। तो आंसर सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। बहुत ही बड़ा सा क्वेश्चन देखो क्या गिवन है, if y is the rate of flow of water that flows through a sample of cross section area A and steady total head drop h is measured across length L, then the formula for coefficient of permeability K, formula for coefficient K obtained through constant head permeability test is given by the symbols। बस सिंपल से देखो, जितना बड़ा क्वेश्चन इतना बड़ी लैंग्वेज उतना सिंपल क्वेश्चन होगा, तो ज्यादा घबराना नहीं उन चीजों को लेके कि सर इतना बड़ा लैंग्वेज, तो वो टाइम वेस्ट करने के लिए दिया जाता है एग्जाम में इतनी बड़ी लैंग्वेज आप लोगों को। ठीक है, ताकि आप लैंग्वेज पढ़ते ही रह जाओ और क्वेश्चन निकल जाए, दूसरे क्वेश्चन हाथ से निकल जाए। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, पूछा देखो कुछ भी नहीं है, पूछा आपसे फॉर्मूला है, और फॉर्मूला तो हमने क्लास में डिराइव किया है, कांस्टेंट हेड टेस्ट का जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो हमने डिराइव किया, दैट इज Q इज इक्वल टू KIA से आपने डिराइव किया था, एंड दैट इज वॉल्यूम बाय टाइम T, वॉल्यूम बाय टाइम T। अगर डिस्चार्ज आपके पास Q है, मान लो फॉर एग्जांपल I को आप ले लोगे हेड लॉस अपॉन लेंथ ऑफ रेजिस्टिंग मीडियम, और ये आपको Q ही रखना है, तो कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी K की क्या वैल्यू हो जाएगी, दैट इज QL बाय AH, QL बाय AH। इतना सिंपल सी चीज है, ये आपसे इतने बड़े से लैंग्वेज में पूछ ली है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, QL बाय AH, मतलब QL बाय AH। देखो कौन सा है, कौन सा है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इतना सा आपसे पूछा गया था, इतनी चीजें आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी के, कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी, वॉइड रेशियो पे, हाँ बिल्कुल करती है वॉइड रेशियो पे। कॉजमैन कारमान इक्वेशन हमने लिखी थी, कॉजमैन कारमान इक्वेशन जो इनडायरेक्ट मेथड्स ऑफ परमिएबिलिटी थे वो मैंने सारे आपको डिटेल के अंदर बताए थे कि कैसे कॉजमैन कारमान इक्वेशन, एलन हेजन इक्वेशन, कंसोलिडेशन इक्वेशन, तरजागीज इक्वेशन, ठीक है, बहुत सारी जो इक्वेशन हम लोगों ने वहां पर देखी थी, जैकीज इक्वेशन, ठीक है, लॉइडेंस इक्वेशन, ये बहुत सारी इक्वेशन थी जो हमने वहां पर देखी थी। ठीक है, तो वहीं में से एक आपसे पूछा गया है, क्या वहीं में से आपसे पूछा गया है कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी किस पे डिपेंड करता है, तो वॉइड रेशियो पे बिल्कुल करता है। ड्यूरेशन ऑफ फ्लो पे परमिएबिलिटी डिपेंड नहीं कर रहा है, कोई भी इनडायरेक्ट मेथड हमने देखा था कहीं भी ड्यूरेशन ऑफ फ्लो की बातचीत नहीं हो रही है। डायमीटर ऑफ सॉइल ग्रेन, हाँ इस पे भी करेगा। शेप ऑफ द पार्टिकल, बिल्कुल शेप फैक्टर पे भी डिपेंड कर रहा था। स्पेसिफिक सरफेस एरिया D10 और C जो आपके पास था वो भी शेप पे पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा था। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन करेक्ट होने चाहिए 1, 3 और 4। ठीक है, मतलब 2 नहीं होना चाहिए ऑप्शन के अंदर कहीं भी। तो 1, 3 एंड 4 एक ऑप्शन है, वो है आपके पास सी। इसका मतलब सी इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
चलो ठीक है, आ जाओ, लेट्स मूव ऑन, लेट्स मूव फर्दर विद दिस क्वेश्चन. The law used in permeability test is, the law that is used in permeability test is, permeability test में कौन सा लॉ यूज करते हैं बताओ जल्दी से. स्टोक्स लॉ, पास्कल लॉ, डार्सी लॉ, न्यूटन्स लॉ. डार्सी लॉ हमने पढ़ा है. डार्सी लॉ जो लॉ है वो हम यूज करते हैं किसके, परमेबिलिटी के लिए. इसी को यूज करके हमने बहुत सारी इक्वेशंस को डिराइव किया. इसी को यूज करके हमने अंतर समझा सीपेज वेलोसिटी और डिस्चार्ज वेलोसिटी का, क्या उसका रिलेशन है डिग्री ऑफ सैचुरेशन और पोरोसिटी के साथ. ये सारी चीजें हमने डार्सी लॉ से ही सीखी थी, डार्सी लॉ से समझी थी, उसी से डिराइव किया था. तो करेक्ट आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपके पास हो जाएगा सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज डार्सीज लॉ. आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर. ड्यूपिट्स थ्योरी इज यूज्ड टू फाइंड, ड्यूपिट्स और थीम्स थ्योरी किसके लिए यूज किया था हमने, ड्यूपिट्स और थीम थ्योरी जब अनकन्फाइंड एक्यूफर की कैलकुलेशंस करे थे, डिस्चार्ज कैलकुलेशंस, तो उसके लिए हमने ड्यूपिट्स और थीम्स थ्योरी को यूज किया था. क्लियर है. ड्यूपिट्स थ्योरी तब यूज होता है जब रेडियस ऑफ वेल और आप रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस उसके बीच के अंदर रिलेशन निकाल रहे होते हो, तो वो ड्यूपिट्स थ्योरी बन जाती है. अदरवाइज जो नॉर्मल H1 H2 के बीच रिलेशन निकालते हो तो वो आपकी थीम्स थ्योरी है, जो हम बेसिकली हमने डिराइव करके भी देखी थी क्लास के अंदर. तो ड्यूपिट्स थ्योरी अब ये पूछा कुछ भी नहीं है, पूछा है किस काम आती है. लिक्विड लिमिट के निकालने काम बिल्कुल नहीं आती, कॉफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी निकालने काम आती है, शियर स्ट्रेंथ के लिए बिल्कुल नहीं आती और सेटलमेंट के लिए तो बिल्कुल ही नहीं आती. इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपके पास बी. जो ड्यूपिट्स इक्वेशन है वो आपके पास कन्फाइंड एक्यूफर जो पंपिंग आउट टेस्ट हैं, पंपिंग आउट टेस्ट के थ्रू हम कॉफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी निकालते हैं यूजिंग द ड्यूपिट्स थ्योरी, ड्यूपिट्स इक्वेशन. ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर. क्या है नेक्स्ट है आपका, अकॉर्डिंग टू हेजन्स अप्रोक्सीमेशन, ये भी एक इनडायरेक्ट मेथड है of permeability of sands if the effective diameter is 0.2 सेंटीमीटर. इफेक्टिव डायमीटर मतलब D10 आपको गिवन है 0.2 सेंटीमीटर, देन द परमिएबिलिटी पूछा है सेंटीमीटर पर सेकंड में, विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, किसके बराबर होगा परमिएबिलिटी, तो परमिएबिलिटी आपके पास होता है 3D10 का स्क्वायर. दिस इज अकॉर्डिंग टू एलन हेजन इक्वेशन, दिस इज अकॉर्डिंग टू एलन हेजन इक्वेशन. ठीक है, ये एलन हेजन इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये आपके पास हो जाएगा CD10. सी आपके पास कितना आएगा 100, हम लेते हैं इसको बिल्कुल, और D10 आपके पास आ जाएगा 0.2 गिवन है क्वेश्चन के अंदर, दैट इज 0.2 का स्क्वायर. तो ये बेसिकली कितना हो गया, ये बेसिकली हो गया 0.04, मतलब आ गया 4. किसने पूछा है, सेंटीमीटर पर सेकंड में पूछा है क्या, तो सेंटीमीटर में ही ये वैल्यू भी गिवन थी, तो ये सेंटीमीटर पर सेकंड में ही वैल्यू आपके पास आएगी. मतलब कुछ भी कन्वर्जन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. तो करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. तो आंसर बी. देखो बस इस तरह से फॉर्मूले यूज कर लिए जाते हैं. ठीक है, बता रहा था मैं आपको क्लास के अंदर, तो इस तरह से ये फॉर्मूले यूज कर लिए जाते हैं. इतनी सी सिंपल सिंपल चीजें हैं, डायरेक्टली आपसे पूछ ली जाएंगी. ठीक है, ड्यू टू टेम्परेचर चेंज द यूनिट वेट एंड विस्कोसिटी ऑफ percolating liquid are reduced to 80% and 60% respectively. Other things being constant, the change in coefficient of permeability will be, change in coefficient of permeability कितना होगा अगर आपके पास यूनिट वेट चेंज हो रहा है, अगर आपके पास क्या चेंज हो रहा है, विस्कोसिटी चेंज हो रही है. देखो इस तरह क्वेश्चन करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, सबसे बढ़िया तरीका है कि K1 लिख लो पहले, ये हमें पता है, इट इज प्रोपोर्शनल टू गामा डिवाइडेड बाय विस्कोसिटी म्यू1. ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. कौन सी इक्वेशन है, कॉजमैन कारमान इक्वेशन. तो वहां से आप देख सकते हो. यहाँ क्या बोला है आपको, यहाँ बोला है तो यूनिट वेट जो है इज रिड्यूस टू 80%, मतलब अगर मैं गामा 2 की बात करूंगा तो गामा 2 हो जाएगा 0.08 गामा 1. क्लियर है. दूसरा आपको क्या बोला है, 60% रिड्यूस हुआ है क्या, यूनिट विस्कोसिटी. तो विस्कोसिटी जो सेकंड आपके पास होगी वो हो जाएगी 60% ऑफ दिस पर्टिकुलर विस्कोसिटी. क्लियर है. तो K1 और K2 के बीच का रिलेशन हमें निकालना है. तो देखो क्या आएगा, क्या आएगा, ये K1 डिवाइडेड बाय K2 अगर मैं कर देता हूं तो ये आएगा आपके पास गामा 1 डिवाइडेड बाय म्यू1, गामा 2 डिवाइडेड बाय म्यू2. क्लियर है. तो K1 तो आपको पता ही है, K1 है, K2 आपको निकालना है. गामा 1 आप गामा 1 पुट करो. ठीक है, मल्टीप्लाई बाय म्यू टू को आप पुट कर सकते हो 0.60 म्यू1 डिवाइडेड बाय म्यू1 मल्टीप्लाई बाय गामा टू को क्या पुट कर सकते हो 0.80 गामा 1. तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया. तो K2 को आप लिख सकते हो 0.8 डिवाइडेड बाय 0.6 K1. ठीक है, तो यहाँ से भी K2 को लिख सकते हो कितना 4/3 हो जाएगा क्या, ये दिस इज 4/3 K1. और आप ये लिख सकते हो कि K2 जो है दिस इज 1.33 K1, दिस इज 1.33 K1. इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब कितना इंक्रीज हो गया K2 के अंदर, K2 के अंदर 33%, तो 33.33% इंक्रीज हो जाएगा. क्लियर है, वो यहीं से दिख रहा है आपको. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा. ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. कि K2 जो चेंज कितना हुआ, K2 हो गया 1.33 टाइम्स ऑफ K1, तो चेंज निकाल लोगे मतलब 33% आपके पास इंक्रीमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है. ठीक है, चलो ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी K एंड कोफिशिएंट ऑफ
ट्रांसमिसिबिलिटी टी इज क्या क्या रिलेशन होता है? तो देखो ट्रांसमिसिबिलिटी जो आपके पास होता है, दिस इज नथिंग बट कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी मल्टीप्लाई बाय डी। ये एक सिंपल सा रिलेशन है जो हमें पता होना चाहिए, दोनों आपस में इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। टी इज इक्वल टू के इंटू डी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास डी, जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है। दैट इज आंसर इज डी। आंसर इज डी फॉर दिस क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे। What will happen to the permeability of soil mass if air is entrapped in the voids? बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्टिंग परमिबिलिटी हम लोगों ने पढ़े थे कि एंट्रैप्ड गैसेस जब होंगी, एयर जब होगा, डिग्री ऑफ सैचुरेशन जब होगा, जब आपके पास फॉरेन इंप्योरिटीज होंगी, जब आपके पास वॉइड के साइजेस होंगे, तो बहुत सारी चीजें हमने वहां पे फैक्टर्स पढ़े थे, टेम्परेचर को लेके, विस्कोसिटी को लेके, यूनिट वेट को लेके। तो वो सारी चीजें क्लब करके आपसे छोटे मोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? व्हाट विल हैपन टू द परमिबिलिटी ऑफ सॉइल मास इफ एयर इज एंट्रैप्ड? अगर एयर एंट्रैप्ड रहेगा तो परमिबिलिटी क्या रहेगी? एयर अगर एंट्रैप्ड रहेगी तो एयर रेजिस्टेंस देगी उस लिक्विड के फ्लो को। अगर लिक्विड के फ्लो को एयर ने रेजिस्टेंस दिया है तो परमिबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, यही सेम चीज होती है आपके पास फॉरेन इंप्योरिटीज के थ्रू। इसी तरह का कॉन्सेप्ट लगता है आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन के अंदर भी। तो सब में यही है कि एयर का रेजिस्टेंस अगर जितना ज्यादा रहा उतनी कम परमिबिलिटी देखने को मिलेगी। अगर एयर जितना कम रहेगी उतना बेटर वे में वो इजीली फ्लो कर पाएगा कोई भी परमिएंट या कोई भी फ्लूइड। ठीक है, तो यही मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे परमिबिलिटी सॉइल मास की। अगर एंट्रैप्ड एयर हुआ तो वो डिक्रीज हो जाएगी, मतलब कम होगी। ठीक है, वो डिक्रीज हो जाएगी मतलब कम होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपके पास बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल में देखो क्या है। न्यूमेरिकल में आपके पास क्वेश्चन पूछा गया है, अ 45 सेंटीमीटर डायमीटर वेल पेनिट्रेट्स एन अनकन्फाइंड एक्विफर। तो अनकन्फाइंड एक्विफर से क्वेश्चन है आपके पास, ऑफ 30 मीटर थिकनेस 30 मीटर गिवन है, अंडर द स्टेडी पंपिंग रेट फॉर अ लॉन्ग टाइम the drawdowns at two observation wells 10 meter and 20 meter from the pumping well are 5 meter and 3.5 meter। बहुत ध्यान से समझना है कि दिया क्या है। ड्रॉडाउन्स आपको गिवन है, ये ध्यान रखना, और डिस्टेंसेस गिवन है आपको, ये अलग अलग R1 और R2 जो डिस्टेंसेस हैं। व्हाट विल बी द डिस्चार्ज? डिस्चार्ज पूछा है अगर परमेबिलिटी ऑफ द एक्विफर जो है वो आपको गिवन है। तो चलो देखते हैं इसको क्या क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में आपको गिवन है परमेबिलिटी। पहले तो परमेबिलिटी है 20 मीटर पर डे, दिस इज द परमेबिलिटी। क्या 20 मीटर पर डे ये आपको परमेबिलिटी गिवन है। ठीक है, और क्या गिवन है? थिकनेस जो अनकन्फाइंड एक्विफर की है वो 30 मीटर है। जो आपके पास थिकनेस गिवन है, थिकनेस ऑफ अनकन्फाइंड एक्विफर, ये आपको गिवन है कितना? ये आपको गिवन है 30 मीटर। दिस इज गिवन टू यू एज 30 मीटर। क्लियर है? और क्या गिवन है आपको? और गिवन है आपको कि ड्रॉडाउन्स पता है। ड्रॉडाउन्स 10 मीटर पे 5 मीटर का ड्रॉडाउन है, और 20 मीटर पे आपके पास 3.5 मीटर का ड्रॉडाउन है। तो अगर R1 आपके पास 10 मीटर है तो ड्रॉडाउन आपके पास है 5 मीटर, और अगर R2 आपके पास 20 मीटर है तो ड्रॉडाउन आपको गिवन है 3.5 मीटर। तो ड्रॉडाउन आपको गिवन है 3.5 मीटर। सर ड्रॉडाउन क्या है? ड्रॉडाउन कितना है? देखो यहाँ से, ये आप मैंने बताया था आपको इस तरह से कि वेल को ऐसे कर सकते हो। ठीक है, यहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ आपको ड्रॉडाउन देखने को मिलेगा इस तरीके से। ये ड्रॉ डाउन एक कोन ऑफ डिप्रेशन बना रहा होगा इस तरीके से। ठीक है, एक यूनिफॉर्म स्टडी सीपेज हम मेंटेन करके रखते हैं ताकि एक टूवर्ड्स दिस पर्टिकुलर वेल, ताकि एक कोन ऑफ डिप्रेशन भी वहां पे बन जाता है आपके पास। ठीक है, यहीं से क्या देखा था हमने? यहीं से जो सेंटर है, ये सेंटर जो आपके पास है, इस सेंटर से अगर मैं डिस्टेंसेस देख रहा हूं, तो अगर सेंटर से मैं पहले 10 मीटर पर, उसके बाद सेंटर से 20 मीटर पर, ये दोनों डिस्टेंसेस अगर मैं देखता हूं, तो दिस इज योर 10 मीटर एंड दिस इज योर 20 मीटर। तो इन दोनों पे डिस्टेंसेस पे देखोगे तो देखो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर क्या कैसा बनेगा? यहाँ पर अगर देखोगे तो दिस इज 10 मीटर, दिस इज 10 मीटर, और ये 20 मीटर वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, ऑब्जर्वेशन वेल्स हो सकते हैं दोनों डिस्टेंसेस पर हो। ड्रॉ डाउन का मतलब होता है ये वैल्यू आपको गिवन है, ये वैल्यू आपको गिवन। तो ये वैल्यू कितनी गिवन है? ये वैल्यू यहाँ 5 मीटर है, और ये वैल्यू कितनी गिवन है? ये वैल्यू आपके पास 3.5 मीटर यहाँ प्रोवाइडेड है। ठीक है, तो यहां से आप क्या कर सकते हो? क्या यहाँ से H1 निकाल सकते हो? क्या कैसे निकालोगे? टोटल आपको गिवन है 30 मीटर। टोटल कितना गिवन है? टोटल आपको थिकनेस गिवन है 30 मीटर। तो कैसे निकल गया ये? 30 में से 5 माइनस होगा तो ये तो बन जाएगा 25, ये तो बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक 25, और ये कितना हो जाएगा? 30 में से 3.5 माइनस करो, तो 30 में से अगर आप 3.5 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास, 30 में से 3.5 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 26.5। तो दिस विल कम आउट टू बी 26.5 मीटर। ठीक है, ये इतना आपके पास हो गया 26.5 मीटर। तो डिस्चार्ज को हम लिख सकते हैं यहाँ पर, डिस्चार्ज को हम लिख सकते हैं पाई के H2 स्क्वायर माइनस H1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय
2.303 log 10 R1 बाय R2, ठीक है। 2.303 log 10 R1 बाय R2 या R2 बाय R1, R2 बाय R1 आप इस तरह से इसको ले सकते हो, ठीक है। R2 बाय R1 इस तरह से आप इसको ले सकते हो। तो क्लियर है, यहाँ से डिस्चार्ज हमें निकालना था, तो डिस्चार्ज आपके पास पाई इंटू के आपको गिवन है 20 मीटर पर डे। यूनिट्स का ध्यान रखना है। H2 कितना आ गया? H2 आपके पास 26.5 है वो, तो दिस इज 26.5 का स्क्वायर और दिस इज 20 का स्क्वायर। डिवाइड कर दो किससे? 2.303 log 10 और R2 है आपके पास 20, R1 है आपके पास 10। तो बता दो यहाँ से कितना आएगा। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी कितना? 0.08 मीटर क्यूब पर डे। दिस विल कम आउट टू बी 0.08 मीटर क्यूब पर डे। तो यूनिट क्या गिवन है? यूनिट आपको मीटर क्यूब पर डे में ही गिवन है क्या? ठीक है, डिस्चार्ज आपको इसी में गिवन है, तो 0.08 आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। 0.08 विल बी द राइट आंसर। देखो एक बार चेक करते हैं वापस से क्वेश्चन को। यहाँ से अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो देखो फॉर्मूला कितना आ रहा है आपके पास। दिस इज पाई मल्टीप्लाई बाय, दिस इज पाई मल्टीप्लाई बाय 20 एंड दिस इज मल्टीप्लाई बाय 26.5 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, ठीक है। डिवाइड करोगे किससे? 2.303 से। फर्दर डिवाइड करोगे किससे? log 2 से। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा इतना, डिवाइडेड बाय 24 डिवाइडेड बाय 60 डिवाइडेड बाय 60, तो 0.08 ये आपके पास क्लियरली आ जाएगा, ठीक है। 0.01 0.08 आपके पास क्लियरली आ जाएगा ये चीज़ें। 0.08 मीटर क्यूब बटे, ठीक है। इतना आपके पास डिस्चार्ज आ जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो कैलकुलेशंस को सही तरीके से करना, वहीं से क्लियर हो जाएंगी चीजें। सी आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है, एक और क्वेश्चन है आपके पास 10 मीटर थिक, ठीक है। तो 10 मीटर थिक कन्फाइंड एक्यूफर का क्वेश्चन है। गिव्स द स्टडी स्टेट डिस्चार्ज ऑफ 0.03 मीटर क्यूब पर सेकेंड टू द वेल ऑफ 50 सेंटीमीटर रेडियस, 50 सेंटीमीटर रेडियस है। ड्यू टू पंपिंग द हाइट इन द वाटर ड्रॉप्ड फ्रॉम 15 मीटर से 10 मीटर ड्रॉप कर जाता है। तो रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस जो आपके पास है 500 मीटर है। तो कॉफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो देखो क्या क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, क्या क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर। रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस गिवन है, कितना गिवन है? 500 मीटर गिवन है रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस। और बताओ, और आपके पास स्टेडी स्टेट डिस्चार्ज 10 मीटर थिक कन्फाइंड एक्यूफर। इसका मतलब कि थिकनेस ऑफ कन्फाइंड एक्वीफर, थिकनेस ऑफ कन्फाइंड एक्वीफर ये आपको गिवन है 10 मीटर। दिस इज गिवन टू यू एज 10 मीटर, ठीक है। और डिस्चार्ज टू द वेल 50 सेंटीमीटर रेडियस। वेल का जो रेडियस है, रेडियस ऑफ वेल ये आपको गिवन है 50 सेंटीमीटर। और बताओ क्या गिवन है? ड्यू टू पंपिंग जो है 15 मीटर से 10 मीटर आपके पास आ रहा है। मतलब 15 मीटर से पंपिंग करने के 15 मीटर से 10 मीटर तक आपके पास डिक्रीज कर रहा है। और क्या बताया? देखो 0 पॉइंट डिस्चार्ज, स्टडी डिस्चार्ज भी आपको गिवन है। डिस्चार्ज आपको गिवन है 0.03 मीटर क्यूब पर सेकेंड, इतना डिस्चार्ज गिवन है। तो निकालना क्या है? निकालना है आपको कॉफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी। कॉफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी आपको कैलकुलेट करना है। तो कॉफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी का अगर फॉर्मूला देखोगे तो दिस विल बी 2.303 log R1 by R2 डिवाइडेड बाय 2 pi d H1 माइनस H2, 2 pi d H1 माइनस H2, ठीक है। इसको सारी वैल्यूज को यहाँ पर आप पुट कर सकते हो। ये हो जाएगा आपके पास 500, वो है 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर करोगे मीटर के अंदर तो 0.50, डिवाइड करो इसको 2 पाई। डी कितना है? रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब थिकनेस कितनी है? थिकनेस आपके पास है 10 मीटर, तो ये आ जाएगा 10 मीटर। और आ जाएगा H1 माइनस H2 मतलब 15 माइनस 10 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। H1 माइनस H2 मतलब 15 माइनस 10। तो यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करो, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू जो निकालोगे दिस विल कम आउट टू बी 0.66 mm पर सेकेंड। इसको सॉल्व करना, 0.66 mm पर सेकेंड आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। दिस विल बी द राइट आंसर। तो 0.66 mm पर सेकेंड यही आपसे चीजें पूछी गई थी, यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जो क्वेश्चन हैं इस तरह के जिसमें न्यूमेरिकल डेटा थोड़ा हैवी है, जहां आपको सॉल्व करना है, तो बेसिकली इस तरह के एग्जाम में जो
प्रीलिम्स के अंदर तो क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन इंजीनियरिंग सर्विसेज में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जहां आपसे इस तरह की कैलकुलेशंस भी करवा ली जाती हैं। जैसे हाइड्रोलिक्स वगैरह में भी देखोगे तो वहां भी इस तरह की कैलकुलेशन 2^2/3 2^5/3 इस तरह कैलकुलेशन आपसे करवा ली जाती हैं। तो ये सब प्रैक्टिस से सॉल्व होगा, तो इससे घबराना मत सर, हम बिना कैलकुलेशन, तो हम बिना कैलकुलेटर के हम कर भी नहीं पा रहे हैं, तो ये इसका क्या, इस तरह क्वेश्चन का कोई सेंस ही नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन आपको अगर देखना है कि प्रैक्टिस के लिए ही डीपीपी आपको दी जा रही है, थोड़े टफ क्वेश्चन, थोड़ी कैलकुलेशन प्रैक्टिस, तो कैलकुलेटर यूज मत करना, ट्राई करना कि कुछ वैल्यूज आपको याद रहे, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर द विस्कोसिटी एंड यूनिट वेट ऑफ परकोलेटिंग फ्लूइड आर रिड्यूस टू 70%। तो देखो विस्कोसिटी को 70% रिड्यूस किया है, तो मान लिया पहला विस्कोसिटी ये है, तो दूसरी विस्कोसिटी 70% ऑफ μ1 हो जाएगा। सिमिलरली देखो आपके पास यूनिट वेट, तो पहली यूनिट वेट आपके पास इतनी है, तो ये सेकेंड यूनिट वेट आपके पास कितनी हो जाएगी, सेकेंड यूनिट वेट आपको गिवन है 0.90। आगे बताओ, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट द चेंज इन कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इज। तो अगर मैं यहां पर देखूंगा तो K1/K2 इज Γ1/μ1 और Γ2/μ2, ठीक है, ये आपके पास है। इसका मतलब हो जाएगा K1/K2, ठीक है, Γ1 को Γ1 लिख दो, ये μ2 हो जाएगा 0.70 μ1 डिवाइडेड बाय आपके पास μ1 तो है ही, मल्टीप्लाई बाय Γ2 दैट इज 0.90 इंटू Γ1। तो μ1 कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो K1/K2 यहां से देख लो क्या आएगा, K1/K2 ये आपके पास बच जाएगा 0.7/0.9, ठीक है, 0.7/0.9। इसका मतलब मैं K2 को लिख सकता हूँ 9/7 ऑफ K1। K2 इज बेसिकली 9/7, तो ये कितना आ जाएगा, 9/7 का मतलब क्या है, क्या वैल्यू आ जाएगी, 9/7 ये आ जाएगा आपके पास 1.285। दैट मीन्स K2 इज बेसिकली 1.285 ऑफ K1। तो ये आपका करेक्ट आंसर 28.5% इंक्रीज हो गया। तो यहाँ से इंक्रीज कितना हो गया, यहाँ से आपके पास इंक्रीज हो गया 28.5%, दिख भी रहा होगा। तो 28.5% इंक्रीज है, मतलब 28.6 ऑप्शन में। तो करेक्ट ऑप्शन इस वाले क्वेश्चन का हो जाएगा आपके पास P विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्चार्ज वेलोसिटी V एंड सीपेज वेलोसिटी VS है। इसको हमने काफी डिटेल के अंदर क्लास में पढ़ा है, सीपेज डिस्चार्ज और वेलोसिटी, सीपेज वेलोसिटी और डिस्चार्ज वेलोसिटी। तो सीपेज वेलोसिटी आपके पास क्या होगी, डिस्चार्ज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय पोरोसिटी, डिस्चार्ज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय पोरोसिटी, ये आपके पास होगी। ये तब हम लेके चल रहे हैं व्हेन डार्सीज लॉ इज वैलिड, जब आपके पास डार्सीज लॉ वैलिड है, व्हेन डार्सीज लॉ इज वैलिड, तब हम इसको लेके चलते हैं। तो VS बराबर दिस बाय दिस, मतलब करेक्ट आंसर आपके पास ए आ जाएगा, करेक्ट आंसर आपके पास ए आ जाएगा। ये हो गया सीपेज वेलोसिटी, और ये है आपके पास डिस्चार्ज वेलोसिटी, दिस इज योर डिस्चार्ज वेलोसिटी एंड दिस इज द पोरोसिटी, ये आपके पास हो जाएगा पोरोसिटी, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब फाइन ग्रेन सॉइल इज, फाइन ग्रेन सॉइल के बारे में आपसे पूछा गया है कि फाइन ग्रेन सॉइल में क्या होगा, लो परमिएबिलिटी एंड हाई कंप्रेसिबिलिटी, हाई परमिएबिलिटी एंड लो कंप्रेसिबिलिटी। हाई परमिएबिलिटी तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, लो परमिएबिलिटी एंड लो कंप्रेसिबल नहीं, हाईली कंप्रेसिबल आपके पास रहेंगी। हाई परमिएबिलिटी एंड हाई कंप्रेसिबिलिटी, तो हाई परमिएबिलिटी तो होगा नहीं, तो करेक्ट आंसर आपके पास ए हो जाएगा, दैट इज लो परमिएबिलिटी एंड हाई कंप्रेसिबिलिटी। अगर मैं फाइन ग्रेन सॉइल की बात करूंगा तो जनरल प्रॉपर्टी आपसे पूछी गई है, जनरल प्रॉपर्टी में आप बता सकते हो कि परमिएबिलिटी तो लो है, लेकिन कंप्रेसिबिलिटी जो आपके पास, संपीड़ता है जो आपके पास आएगी, वो कंपेरेटिवली ज्यादा आएगी, बड़ी आएगी। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा, आंसर ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या, इन अ सॉइल डिपॉजिट ऑफ 2 लेयर्स ऑफ इक्वल थिकनेस, ठीक है, द परमेबिलिटी ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लेयर्स आर इन द रेशियो ऑफ दिस। मतलब फर्स्ट लेयर की परमेबिलिटी और सेकंड लेयर की परमेबिलिटी का रेशियो है आपके पास 1/2। द रेशियो ऑफ एवरेज परमेबिलिटी इन हॉरिजॉन्टल टू द वर्टिकल डायरेक्शन आपसे पूछा गया है। तो अगर मैं KH हॉरिजॉन्टल देखूंगा तो ये आपके पास हो जाएगा K1H1 मल्टीप्लाई बाय K2H2 डिवाइडेड बाय H1 प्लस H2, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है एवरेज हॉरिजॉन्टल का। अब K1 आपके पास K2 के बराबर है, मतलब K2 इज 2K1 और H आपके पास सेम है, तो K1 मल्टीप्लाई बाय H, इसको मैं लिख सकता हूँ 2K1 मल्टीप्लाई बाय H डिवाइडेड बाय 2H, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया इस तरह से, तो ये हो गया कितना, ये हो गया 3K1/2, तो 3/2K1 ये आपके पास आ गया यहाँ से। चलो ठीक है, फर्दर देखो, अगर मैं वर्टिकल परमिबिलिटी की बात करता हूँ तो हो जाएगा H1 प्लस H2 डिवाइडेड बाय H1 प्लस K1
और H2/K2, ठीक है। तो यहाँ देखोगे तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 2H डिवाइडेड बाय H/K, और यहाँ आ जाएगा आपके पास H/2K, ठीक है, क्लियर है। H/K और H/2K, K1 इसको रखूंगा तो ये अभी 2K1 हो जाता है। तो यहाँ देखो कितना आ रहा है, यहाँ आपके पास H तो कैंसिल आउट कर ही दो, H कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा आपके पास क्या 2, दिस विल बी 2, तो 3/2 आ गया, ये 3/2, 3/2 K1, ठीक है। इसको फर्दर ले जाओ तो ये आ जाएगा 4/3 K1, दिस इज 4/3 K1। तो क्या करना है, दोनों का रेशियो, किस किस का रेशियो ध्यान रखना, हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल बोला है, तो हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल ये रेशियो आना चाहिए। तो ये आ जाएगा 3/2 K1 डिवाइडेड बाय किससे करोगे, डिवाइड करोगे 4/3 K1, तो K1 तो कैंसिल आउट हो गया, ये बच गया 9/8, ठीक है। तो ये रेशियो आपके पास आना चाहिए 9/8। क्या करेक्ट आ रहा है क्या, करेक्ट ऑप्शन देखो आपके पास ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ए आंसर इससे मैच कर रहा है, इसका मतलब ए आपका करेक्ट आंसर है। दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा, 9/8 आपके पास रेशियो आ जाएगा, क्लियर। ओके देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनडायरेक्ट मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग द परमिबिलिटी ऑफ सॉइल इन द फील्ड। कौन सा इसमें से इनडायरेक्ट मेथड नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो कैलकुलेशन फ्रॉम ग्रेन साइज एंड स्पेसिफिक सर्फेसेस, ये तो आपके पास बिल्कुल है, दिस इज द इनडायरेक्ट मेथड जो हम यूज करते हैं। पंपिंग आउट टेस्ट ये इनडायरेक्ट मेथड नहीं है, पंपिंग आउट टेस्ट एक तरह का फील्ड मेथड है, तो इट इज नॉट एन इनडायरेक्ट मेथड। तो करेक्ट आंसर आपके पास बी होना चाहिए। नेक्स्ट देखो और क्या है, और आपके पास हॉरिजॉन्टल कैपिलैरिटी टेस्ट, तो ये भी आपके पास एक तरह का इनडायरेक्ट मेथड ही है, कैपिलरी राइज वगैरह से देखते हैं। और कंसोलिडेशन ऑफ टेस्ट डेटा, ये भी आपके पास क्या है, दिस इज ऑल्सो योर इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द परमिबिलिटी। सारे मेथड हमने पढ़े हैं, तो करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर आपके पास आ जाएगा बी। बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। आई थिंक ये पूरी डीपीपी आप लोगों की कंप्लीट सॉल्व हो गई होगी, लग गई होगी। कुछ क्वेश्चन जो थे आपके पास वो फ्लोनेट से एक दो क्वेश्चन इसके अंदर एडेड है, जो आप आने वाले चैप्टर्स के अंदर बहुत डिटेल के अंदर पढ़ लोगे, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितना अभी तक पढ़ाया गया है उससे आप लगभग सारे क्वेश्चन डीपीपी के आराम से इजिली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। इन द केस ऑफ परमिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो फ्लोनेट वाले केसेस में सिर्फ एक क्वेश्चन है जिसमें फ्लोनेट का पूछा गया है, तो वो आप नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप डिटेल में उसको कर पाओगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप रॉकिंग, थैंक यू।